आज आपका डेलीगेशन गया, जम के सरकार पर हमला बोला, बड़ी बड़ी बातें करी। आपको क्या लगता है कि सपा को ये सूट कर रहा है इस समय कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई चलती रहे तो आपका वोट बैंक मजबूत रहेगा, इस वजह से डेलीगेशन भेजा गया और उसमें फिर जियाउर रहमान को शामिल किया गया, इकबाल महमूद को शामिल किया गया, जो जिनका बेटा भी उस हिंसा फैलाने में आरोपी है? देखिए पुष्कर जी, सबसे पहले आपको पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जियाउर रहमान जी और जो माननीय विधायक जी हैं जिनके लिए आपने सवाल पैदा किया, वहां के स्थानीय एमपी एमएलए हैं, जनता द्वारा चुने हैं। भारत के संविधान में समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का और नेता का पूरा भरोसा है और वहां डेलीगेशन जा रहा है, वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि न हो ये संभव ही नहीं था। और डेलीगेशन का एक जो स्वरूप होता है उसमें भी हमारे बड़े नेताओं के साथ स्थानीय स्तर की लीडरशिप रहती है। जहां तक वर्ग साहब का पहले भी और उनका सरकार के पास मशीनरी है, मोबाइल नेटवर्क सब देख सकते हैं, उस दिन वो नहीं थे और ये सर्वविदित है, उन्होंने भी कई बार कहा और तथ्य भी आ चुके हैं। लेकिन सवाल ये है, आज जो संभल हमारा प्रतिनिधि मंडल हमारे दल का गया, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष विधानसभा श्री माता प्रसाद पांडे जी के नेतृत्व में, वो जो वहां पर पीड़ित लोग थे, मजलूम लोग थे, जिनके ऊपर आपने देखा कई वीडियोस देखा, सीधे सीधे फायरिंग की गई, उसमें उनकी जानें चली गई थी, उनके घावों पर थोड़ा मरहम लगाने का प्रयास समाजवादी पार्टी ने किया और वहां के तथ्यों की जानकारी लेकर के विधानसभा में पटल में रखने की जो पहले से हमारी कोशिश थी, वहां की जमीनी हकीकत जाना जाए, उसका प्रयास मात्र था। अब प्रशासन को क्या डर था, पहले जाते समय रोक दिया, नहीं जाने दिया और आज अवसर मिला तो जब उनको लगा सामान्य हो गई परिस्थितियां, प्रशासन अपने हिसाब से ले गया, सीमित लोगों को उन्होंने अनुमति दी थी और जहां ले जाना चाहते थे, जो दिखाना चाहते थे, हम लोगों ने प्रयास किया कि आम जनता की बात सुन सके। दूसरी बात, तुष्टीकरण, वोट बैंक। समाजवादी पार्टी वोट बैंक और तुष्टीकरण नहीं करती। भारत के लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें मत गोपनीय तरीके से पड़ता है, कौन हमें वोट देता है, कौन भारतीय जनता पार्टी को देता है, कौन अन्य दलों को देता है, हम इसमें नहीं पढ़ते। हाँ, यह है कि जनता के जो बुनियादी सवाल हैं, जो उनके हक हुकूक के सवाल हैं, जहां उनके साथ अन्याय अत्याचार होता है, समाजवादी पार्टी हर उस घटना में जहां सरकार संवेदनहीनता का परिचय देती है, जो सरकार की जिम्मेदारी जब नहीं पूरी करती, तो एक अच्छे विपक्ष के नाते हम लोग प्रयास करते हैं कि जो थोड़ा बहुत उनके काम आ सके, राजनीतिक दल के नाते वो प्रयास करते हैं। सवाल उठता है मुसलमान का, भाई जो पीड़ित होगा हम उसी को देंगे ना, हम उसी की मदद कर सकते हैं। वहां तो एक तरफा हुआ है, वहां कोई दो वर्गों का वो नहीं था क्लैश, वहां तो सीधे सीधे प्रशासन की नाकामी के चलते जो घटना हुई या कहीं प्रशासन ने कॉन्स्पिरेसी के तहत जो घटना कराई, उसमें जो लोग कुछ लोगों की जान चली गई, कुछ लोग घायल हैं, ये भी आरोप लगा कि अस्पताल में प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा है और तमाम महिलाओं और बच्चों के किस तरह से अंगूठे लगाने की सादे कागज पर, किस तरह प्रशासन द्वारा दबाव बनाने की कि आपको यही बयान देना है। किस तरह आप एक गरीब आदमी का बयान देख रहे थे कि वो उस दिन संभल आया था किसी व्यापारी के नाम से, छोटा व्यापारी, और उसको पुलिस ने कहा तुमको 10 लोगों के नाम रटने हैं। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और लगातार जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, वो प्रदेश को जलाने का काम कर रही है। हम लोगों ने अब तक देखा है कोई जो वर्ग होता है, कोई समूह होता है, कुछ खुराफाती लोग, तत्व होते हैं, खुराफाती तत्व जो इस तरह का काम करते हैं। ये उत्तर प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है कि कोई चुनी हुई संवैधानिक सरकार और उसके मुखिया प्रदेश को जलाने की, प्रदेश में आग लगाने की, आपसी सामंजस्य भाईचारा को तार तार करने की, उस पर गोली चलाने का काम कोई चुनी हुई सरकार और उसके मुखिया द्वारा किया जा रहा है। मैंने धर्मेंद्र जी आपको 3 से 4 मिनट मतलब बिना रोक टोक के पूछा और आपने अपना पूरा वक्तव्य दिया, लेकिन संभल में आप चेक बांट दिए, एक चेक बहराइच भेज दिया होता। मैं इसका जवाब देता, लेकिन मैं जानता था आप सवाल करेंगे, इसलिए मैं उसको रोक दिया। देखिए ऐसा है, बहराइच में जो हुआ सबने देखा, फिर भी उस नौजवान के प्रति नई शादी हुई थी, समाजवादी पार्टी की पूरी संवेदना है। लेकिन पुष्कर जी, हम एक राजनीतिक दल हैं,
वो लोग खुद को अपने से एक राजनीतिक दल से वो लोग जुड़े थे, उनके पर किसी परिजन द्वारा, किसी उनके शुभचिंतक द्वारा समाजवादी पार्टी से न कभी कोई प्रयास किया मिलने का, अलबत्ता मिलने से मना किया। और यदि वो समझते कि हमारी जरूरत है तो हम जरूर जाते। तो अभी भी जिन उनका चार कोई लोगों ने परिजन अगर मांगा हमसे था, संपर्क नहीं, जिन चार पुष्कर लोगों जी, ने आपसे मांगी थी मदद, नहीं, इनके सारे जो पैरोकार हैं, इनके सारे शुभचिंतक हम लोगों के लगातार टच में थे। हम लोगों से लगातार वहां से मैसेज भी आ रहे थे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इसको देखा जाए। और कहीं भी प्रदेश के किसी भी कोने में अगर इस तरह की चीजें होती है जहां उनको न्याय नहीं मिल पाता, वहां के स्थानीय लोग हम लोगों को अवगत कराते हैं, तो वहां कमेटी बना के भेजना, जांच कराना और यथासंभव आर्थिक मदद करना, ये हमारी प्रक्रिया है। अगर रामगोपाल के परिजनों में किसी उनके शुभचिंतकों में कोई समाजवादी पार्टी की मदद की उम्मीद लगाया होता तो समाजवादी पार्टी जरूर मदद करती। आप मतलब ये साफ कह रहे हैं क्योंकि परिजनों ने उम्मीद नहीं लगाई तो इसलिए बंटवारा कर लिया आपने। नहीं पुष्कर जी, आप बताइए ना, किसी ने संपर्क किया हो और वो खुद से हमसे अलग रहना चाहते थे, समाजवादी पार्टी के लोगों से मिलना नहीं चाहते थे। और वो जो घटना भी हुई किस तरह से, उसको भी आपने देखा कि दूसरे के प्रोमिसेस में जा करके छत पर झंडा लगाने का प्रयास किया। हम घटना की निंदा करते हैं, उस नौजवान की जान गई उसकी निंदा करते हैं, जो बहराइच में हो उसकी निंदा करते हैं। और बहराइच में जिस तरह से वहां के स्थानीय विधायक ने खुल करके कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दंगा कराया, उनके खिलाफ एफआईआर कराई, वो सब पब्लिक डोमेन में, उसके लिए हमको अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है अपर्णा जी, ये ठीक रहा, संभल में समाजवादी पार्टी ने दे दी मदद और बहराइच में सीएम ने बुला के मदद दे दी थी। तो क्या यही चलेगा कि दोनों लोग राजनीति ऐसे ही चलनी है कि हिंदू मुस्लिम में बांट लीजिए और फिर कोई और स्पेस रह ना जाए? सबसे पहले आपने पुलिस चौकी की बात करी माननीय प्रवक्ता महोदय ने, मैं बता दूं, आप पुरातत्व विभाग की अचानक से माननीय माता प्रसाद पांडे जी को कैसे याद आ गई? तब कहाँ चली गई? जब मस्जिद बन रही थी वहां तब भी तो पुरातत्व एएसआई के सर्वे के अकॉर्डिंग आ रहा था वहां पर कब्जा नहीं हो सकता, पर कब्जा हो गया। दूसरा, आप बात कर रहे हैं कि सेलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो मैं बता दूं सेलेक्टिव पॉलिटिक्स यहाँ बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि बहराइच की घटना में बुरी तरीके से मारे हुए काटा हुआ था, उसको गोलियां मारी गई थी, बुरी तलवारें चलाई गई थी उसके ऊपर। और यहाँ पर वो पत्थरबाज थे जिन्होंने आपस में भगदड़ मचाई, आपस में गोलीबारी की, मेरे पास उसके सबूत है। वहां लोगों के पास 45 बोर के तमंचे निकले, वहां पर पत्थर फेंकते हुए लोगों के नाम बाकायदा सीसीटीवी में हुए, 50 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 350 से ज्यादा अभी बाकी है। वहां पर जांच एजेंसियों के बारे में आप क्या कहेंगे महोदय? आप तो ले गए 5 लाख का चेक और उनको जाके दे दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने। कृपया मुझे ये बताइए, जांच एजेंसियां जो कह रही हैं कि आपके जो कारतूस थे वहां पाकिस्तानी कारतूस, वहां से जो आतंकी फंडिंग हो रही है उससे आपको ये सब मिले थे, हथियार मिले थे, आपको पैसे मिले थे, आपको बाकायदा ये पूरी साजिश निकली है। जांच एजेंसियों को क्या हम इग्नोर कर देंगे क्या? उसको भी तो इग्नोर नहीं किया। इसका मतलब सीधा सीधा डायरेक्ट है, आप पत्थरबाजों की और उन लोगों की जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, आप उनको 5 लाख का चेक देकर आए हैं महोदय। नहीं देना चाहिए था कायदे में आपको, जब तक जांच एजेंसी आपको क्लियर नहीं कर देती थी। लेकिन आपको अपनी राजनीति और बेकार की राजनीति चमकानी है। इस संबल मुद्दे पर आप कह रहे हैं खोद देंगे, मुख्यमंत्री जी के आवास को खोद देंगे। आप तो वहां रह रहे थे, बिना साक्ष्यों के आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। क्यों नहीं आप कोर्ट चले गए? कपिल सिब्बल तो आपके ही वकील हैं, फ्री में काम करते हैं आपके लिए, साक्ष्य थे, साक्ष्य लाते चले जाते कोर्ट और खुदाई करा देते अगर आपको इतनी समस्या थी। और वैसे भी एएसआई के 1991 वर्षिप एक्ट के तहत खुदाई नहीं हो रही थी, खुदाई हुई ही नहीं है, सिर्फ सर्वे हुआ है। भ्रम फैला रहे हैं आप सीधा सीधा। राजनीतिक रोटियां कब तक सेकेंगे आप? संभल के मुद्दे पर खासतौर से छोड़ दीजिए। आपने महादेव को नहीं छोड़ा, शिवलिंग की बात आप कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, आप ठहाके लगा रहे हैं। कड़ा इस पर विरोध होना चाहिए। अगर आपने यही पीर पैगंबर पर कुछ बोल दिया होता, ठहाके लगा दिया होता, तो यहाँ पर सरकलम हो गए होते, सड़कों पर भीड़ उतर आती। ठीक है, आपने मैं महादेव धर्मेंद्र जी से इसका सवाल ले लेता हूं क्योंकि आप लगातार आरोप पे आरोप। धर्मेंद्र जी, वैसे तो मुझे रुद्र जी के पास जाना था, लगातार आप पर आरोप अपर्णा जी ने लगाए हैं कि आप भ्रम फैला रहे हैं संभल पे आप जांच एजेंसियों का बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, संभल पे आप लोग सिर्फ सियासत कर रहे हैं। देखिए, नहीं ठीक पुष्कर जी, जांच एजेंसियों का जो रुख है वो बहराइच का, हमारी बहन नाम ले रही थी, बहराइच में क्या हुआ सबने देखा, एक भी दंगाई पकड़ा नहीं गया।
उल्टा दंगाइयों का स्टिंग भी हुआ, और किस तरह से दंगाइयों ने वहां कई घंटों तक आगजनी की, जलाया, एक वर्ग के लोगों के घर के तोड़ने का प्रयास किया गया, ये सबने देखा। और संभल के अंदर फायरिंग करते हुए पुलिस कर्मियों के वीडियोज आए, किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई क्या? इस तरह से, जिस तरह से एक तरफा और नैरेटिव आपको राजनीतिक रोटी सेकने की। दूसरी, अब सुन लीजिए दूसरी बात, पुष्कर जी, अपर्णा जी, इनसे पूछिए। मैं आप ही दोनों, मैंने रुद्र जी को रोक लिया, इसीलिए आप लोग बात कर लीजिए, एक लोग बात। जी धर्मेंद्र जी, आप। पुष्कर जी, इनसे अगर इनको राजनीतिक रोटी नहीं सेकनी थी, इनके मन में सच में भगवान के प्रति सम्मान था और मंदिरों को वापस लाना था, तो संसद में 2 कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का पूर्ण बहुमत का रहा, क्यों नहीं वर्षी पैक्ट को बदल दिया संसदीय तरीके से? अगर भारत के संविधान में इनको भरोसा था तो वर्षी पैक्ट बदल के कहते कि सब पुरानी खुदाई होगी, तो ये तो इन्होंने नहीं किया। जिसमें रोक लगी थी असंवैधानिक काम करने के लिए सरकार नहीं होती, ये केवल और केवल नैरेटिव सेट करना चाहते थे, क्योंकि इनसे कामों का हिसाब मांगा जाने लगा। आपके केंद्र के 2 कार्यकाल का और उत्तर प्रदेश के 7 सालों का, और जब आपने कोई काम नहीं किया ना जनता के लिए बुनियादी सवालों पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, मां गंगा के सफाई को वादा करने की बात हो, एनजीटी ने कहा आचमन लायक जल नहीं है, 100 मेट्रो सिटी की बात थी, काशी को कोयटो बनाने की बात थी, किसानों की आय दोगुनी करने की बात थी, गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान नहीं तो ब्याज देने की बात थी, बच्चियों को स्कूटी देने की बात थी। जब इस सवालों का जवाब नहीं था, महंगाई कम करने की बात थी, डीजल पेट्रोल के दाम कम करने की बात थी, गैस सिलेंडर सस्ता करने की बात थी, जब इन सवालों के जवाब इनके पास नहीं थे तो ये खुदाई पर उतर आए। भाई, संवैधानिक तरीके से रोक थी, संविधान द्वारा, संसद द्वारा पारित कानून था, वो किसी के घर से नहीं आया था। संसद जो निर्णय लेती, संसद में जाना चाहिए था। संसद का कानून पूरे देश के लोग जो चुन करके एमपी भेजते हैं, जो तय करते हैं, उसको पूरा देश मानता। लेकिन नीयत तो आपकी खराब है, आप तो जनता को बांटना चाहते हैं, अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए कितना गिर सकते हैं, आपका उदाहरण है।